अक्सर जब हम दिन खत्म होने के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बहुत ही सीधा और मशीनी सा विचार मन में आता है। हाँ, बिल्कुल। एक रूटीन जैसा। सही कहा। जैसे सूरज ढल गया, रोशनी चली गई और अब समय आ गया है सब कुछ बंद करके सो जाने का। दिन भर की भाग दौड़, काम का तनाव, लोगों से मिलना जुलना, इन सब के बाद रात बस एक स्टॉप बटन की तरह लगती है। एक ऐसा समय जहां जीवन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। हाँ, एकदम वही। हम्म हमारे दिमाग में ये बात बहुत गहराई से, शायद सदियों से बैठी हुई है कि दिन का मतलब है काम, गति और जीवन, और रात का मतलब है ठहराव। हाँ, या कह लें कि जीवन का एक अस्थायी अंत। बिल्कुल। हम चीजों को इसी तरह बांट कर देखने के आदी हो चुके हैं, बहुत ही स्पष्ट और बाइनरी तरीके से। उजाला यानी सक्रियता और अंधेरा यानी निष्क्रियता। हाँ, लेकिन तब क्या हो जब ये स्टॉप बटन असल में एक प्ले बटन हो? अच्छा। मतलब क्या हो अगर रात का वो गहरा अंधेरा कुछ खत्म होने का नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही प्रामाणिक और गहरा शुरू होने का संकेत हो? ये तो सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास जो नोट्स हैं, जो विश्लेषण है, वो एक बहुत ही खास किताब की समीक्षा है। ये है हरिवंश राय बच्चन जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह निशा निमंत्रण। अरे वाह, ये तो हिंदी साहित्य की एक बहुत ही बेहतरीन कृति है। सच में है। और ईमानदारी से कहूं तो इस समीक्षा को पढ़ने के बाद रात को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और पारंपरिक सोच को झकझोरने वाला विचार है। साहित्य में और आम बोलचाल में भी अक्सर रात को जिस तरह से चित्रित किया जाता है ना, एक डरावनी चीज या सिर्फ आराम करने का समय, ये रचना उस पूरी धारणा को सिर के बल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हमारे पास जो आज का ये विश्लेषण है, वो सिर्फ इस किताब का एक पन्ना दर पन्ना सारांश नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में ये समझने का एक जरिया है कि कैसे एक कवि ने निशा यानी रात को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखा। हम ये समझना चाहते हैं कि दशकों पहले लिखी गई ये कविता आज भी अकेलेपन, तनाव और आत्ममंथन से जूझने वाले आधुनिक इंसानों के बीच इतनी प्रासंगिक क्यों है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। अगर हम इस काव्य संग्रह के मूल विषय को ध्यान से देखें ना, तो ये केवल तुकबंदी या शब्दों का समूह नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि समीक्षक ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये किताब मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही सटीक दर्पण है। मानवीय भावनाएं मतलब किस तरह की भावनाएं? विशेषकर उन भावनाओं का जिन्हें हम दिन के उजाले में छिपा ले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह का निर्माण करती है जहां इंसान खुद से छिप नहीं सकता। और यहीं से इस समीक्षा का पहला और सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। विश्लेषण ये स्पष्ट रूप से कहता है कि इस किताब में निशा सिर्फ दिन का ढलना या भौतिक रूप से सूर्य का अस्त होना नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है। रात वो समय है जब इंसान अपने सबसे असली, सबसे नग्न भावों से मिलता है। बच्चन जी ने रात को एक डरावने अंधेरे के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र, एक साथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक श्रोता के रूप में प्रस्तुत किया है। परिप्रेक्ष्य का ये बदलाव ही ना इस कृति की आत्मा है। सदियों से लोक कथाओं में, कहानियों में और यहाँ तक कि रोजमर्रा की मनोवैज्ञानिक धारणाओं में रात को एक नकारात्मक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जैसे भूतों की कहानियां हमेशा रात में ही होती हैं। डर का प्रतीक। बिल्कुल, डर का प्रतीक, अज्ञात का प्रतीक या जीवन के अंत का प्रतीक। जब अंधेरा होता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। एवोल्यूशन के हिसाब से भी ये सच है। एकदम सच है। लेकिन यहाँ कवि उस अंधेरे से भाग नहीं रहा है, वो उसका स्वागत कर रहा है। वो उसे निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि वो अंधेरा बाहर के शोर को शांत कर देता है। मुझे ये श्रोता वाला विचार बहुत ही आकर्षक लगा। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे दिन भर के कोलाहल के बाद का समय। वो कैसे? मतलब दिन भर हर इंसान दुनिया के सामने एक अलग रूप में होता है। ऑफिस में एक सख्त पेशेवर, समाज में एक जिम्मेदार नागरिक, परिवार में एक आदर्श व्यक्ति। हाँ, हम सब दिन भर अलग अलग रोल निभाते हैं। हम सब दिन भर मुखौटे पहनते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वो एक ऐसे शांत और भरोसेमंद दोस्त की तरह कमरे में आती है जिसके सामने बिना किसी दिखावे के दिल की बात कही जा सकती है, बिना किसी डर के। हाँ, एक ऐसा दोस्त जहां कोई जज करने वाला नहीं होता।
कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। और ये केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं है। हाँ। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है। दिन का उजाला और बाहर की दुनिया हमेशा हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती है। हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग लगातार बाहरी उद्दीपनों या स्टिमुलस को प्रोसेस कर रहा होता है। दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या काम निपटाना है, किसने क्या कहा, ये सब। लेकिन रात का अंधेरा उस पूरी बाहरी दुनिया को हमारी आंखों से ओझल कर देता है। जैसे बाहर देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सही कहा। और जब बाहर देखने के लिए कुछ नहीं बचता तो इंसान मजबूरन अपने भीतर झांकता है। दिन का उजाला असल में एक भटकाव है जो हमें खुद से दूर रखता है। रात वो भटकाव छीन लेती है। वाओ, यानी जब बाहर की स्क्रीन बंद होती है तभी अंदर की फिल्म शुरू होती है। बिल्कुल सटीक। और जब इंसान अपने भीतर झांकता है ना, तो वो हमेशा एक सुखद अनुभव नहीं होता। अंदर कई बार बहुत दर्द भी होता है। हाँ, और यही वो जगह है जहां रात एक श्रोता बन जाती है। वो आपकी हर बात, आपके हर डर, आपकी हर असुरक्षा को खामोशी से सुनती है। वो कोई सलाह नहीं देती, बस आपके होने को स्वीकार करती है। अगर रात एक श्रोता बनकर सामने बैठती है तो जाहिर है इंसान उससे अपनी सबसे गहरी और शायद सबसे दर्दनाक बातें ही साझा करेगा। और इसी से हमारा ध्यान इस समीक्षा के अगले हिस्से की ओर जाता है, जहां उन विषयों की बात की गई है जिन पर ये कविताएं आधारित हैं। हाँ, इसमें जिन भावनाओं को छुआ गया है वे बहुत ही व्यक्तिगत और भारी हैं, जैसे अकेलापन, प्रेम की तड़प, जीवन की गहरी निराशा और खुद से किया गया एक अंतहीन संवाद। ये वे विषय हैं जो हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसने अकेलेपन या किसी चीज की तड़प को महसूस ना किया हो। बिल्कुल, किसी न किसी मोड़ पर सबको ये महसूस होता है। लेकिन दिन की तेज रोशनी में या समाज की भीड़ में हम इन विषयों पर बात करने से कतराते हैं। आत्मचिंतन या अपनी कमजोरियों का सामना करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और ये साहस अक्सर रात के एकांत में ही आता है। यहाँ मैं एक बात पे थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि समीक्षा पढ़ते हुए ना मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया था। क्या सवाल? जब हम इन विषयों की सूची देखते हैं, अकेलापन, तड़प, निराशा, तो ये सब सुन के किसी को भी लग सकता है कि ये बहुत ही भारी, बोझिल और उदास कर देने वाली किताब होगी। ऐसा लगना स्वाभाविक है। मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई इंसान पहले से ही अकेलेपन या किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है। समीक्षक का कहना है कि ये किताब ऐसे लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हाँ, बिल्कुल डालती है। लेकिन क्या ऐसी दर्द भरी कविताएं पढ़ना उस इंसान को और ज्यादा अवसादग्रस्त या डिप्रेस नहीं कर देगा? एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसमें निराशा है और दूसरी तरफ समीक्षा में आशा का भी जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है मुझे। क्या ये किताब सिर्फ दुख मनाती है या उस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखाती है? ये सवाल बहुत ही अच्छा है और अक्सर कला या साहित्य को लेकर लोगों के मन में ये भ्रांति होती है। हाँ, कि उदास गाने सुनोगे तो और उदास हो जाओगे। बिल्कुल। सतह से देखने पर सचमुच ऐसा लग सकता है कि अकेलेपन की कविताएं उदासी को और बढ़ाएंगी, जैसे आग में घी डालना। लेकिन मानव मनोविज्ञान और कला का संबंध इतना सीधा नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करता है? देखिए, ये किताब सिर्फ दर्द का रोना नहीं रोती है। ये उस दर्द को मान्यता देती है, उसे स्वीकार करती है। मान्यता देती है मतलब वैलिडेट करती है। हाँ, वैलिडेट करती है। जब कोई व्यक्ति गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी पीड़ा वो संघर्ष खुद नहीं होता, बल्कि ये एहसास होता है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेला है जो ऐसा महसूस कर रहा है। ओह, मैं समझ रही हूँ। वो जो एक अलगाव की भावना होती है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या सिर्फ मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ। बिल्कुल यही बात। जब पाठक देखता है कि एक इतने महान कवि ने भी ठीक उसी प्रेम की तड़प, उसी चुभने वाले अकेलेपन और उसी भयानक निराशा का सामना किया है और उसे इतने सुंदर लयबद्ध शब्दों में ढाला है, तो वो अकेलापन साझा हो जाता है। पाठक को लगता है कि कोई है जो उसके दर्द की भाषा बोलता है। और मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक शुद्धि या कैथारसिस कहते हैं। यानी जब दर्द को शब्दों का रूप मिल जाता है तो उसका बोझ आधा हो जाता है। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां निराशा के भीतर से आशा का जन्म होता है। दुख से भागना या उसे नजरअंदाज करना कोई समाधान नहीं है। वो तो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। बिल्कुल। दुख को पूरी तरह से समझना, उसके साथ बैठना और उसे अभिव्यक्त करना ही उससे बाहर निकलने का एकमात्र सच्चा रास्ता है। आत्मसंवाद के जरिए कवि उस दर्द को स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और ये किताब उसी शुद्धि की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। सही कहा। वो अंधेरे से लड़ता नहीं है, बल्कि उसमें एक अर्थ ढूंढ लेता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है।
दर्द को स्वीकार करना ही आशा की पहली सीढ़ी है। समीक्षा में भी ठीक यही कहा गया है कि कई कविताएं ऐसी हैं जो सीधे दिल को छूती हैं और पाठक को अपनी ही जिंदगी के अनुभवों से जोड़ देती हैं। ये एक पुल की तरह काम करती है। हाँ, एकदम पुल की तरह। कवि के एकांत से पाठक के एकांत तक एक अदृश्य कनेक्शन बन जाता है, जहां दो अकेले लोग मिलकर उस अकेलेपन को हरा देते हैं। और ये पुल इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से प्रामाणिक आत्मचिंतन पर आधारित है। प्रामाणिक मतलब एकदम ऑथेंटिक। हाँ, आत्मचिंतन का मतलब सिर्फ अपनी कमियों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो, स्वीकार करना है। जब रात एक दोस्त की तरह सुन रही होती है, तो कवि जो भी संवाद खुद से करता है वो इतना सच्चा होता है कि हर पाठक को उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगता है। मतलब पाठक का अपना आत्मसंवाद कवि के शब्दों के जरिए पूरा होने लगता है। बिल्कुल। लेकिन इन गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का तरीका क्या था? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो इस समीक्षा में उभर कर आता है। भाषा के नजरिए से। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब साहित्य में बहुत गहरी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक बातें कही जाती है ना, तो भाषा भी उतनी ही भारी और जटिल हो जाती है। हाँ, संस्कृतनिष्ठ हिंदी या मुश्किल उर्दू के शब्द। एकदम बड़े-बड़े और कठिन शब्द, उलझे हुए रूपक, जिन्हें समझने के लिए शायद एक डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े। लेकिन इस किताब के बारे में विश्लेषण कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हाँ, और यही वो जगह है जहां हरिवंश राय बच्चन जी की असली प्रतिभा निखर कर आती है। भाषा और शैली के मामले में उन्होंने जो किया है वो साहित्य में एक मील का पत्थर है। समीक्षा के अनुसार इस किताब की भाषा सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली हिंदी है। इसमें गहरी उपमाएं हैं, प्रतीक है, लेकिन साथ ही काव्य में एक खास तरह की लय और संगीतात्मकता है। एक रिदम है उसमें। हाँ, रिदम। भाषा की सादगी इतनी सहज बताई गई है कि हर आम पाठक भी इसे बिना किसी परेशानी के समझ सकता है। इसे पढ़कर मुझे संगीत की एक बहुत ही खास शैली की याद आ गई। अच्छा, कौन सी शैली? ये बिल्कुल उस संगीत की तरह है जिसमें कोई भारी भरकम वाद्य यंत्र नहीं होते, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर नहीं, कोई लाउड ड्रम्स या जटिल बीट्स नहीं। सिर्फ एक गायक और उसकी एकॉस्टिक गिटार। वो एक बहुत ही सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली धुन बजाता है। उसकी सादगी ही उसे इतना यादगार बना देती है कि वो धुन सीधे दिमाग में और उससे भी ज्यादा दिल में बस जाती है। ये तुलना बहुत ही खूबसूरत है ना? आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाते। भारी शब्दों के शोर के बिना ये कविता सीधे आत्मा से बात करती है। गिटार वाली बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या? सिर्फ सादगी ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उस सादगी में छिपी एक प्राकृतिक लय होती है। अगर हम इसे मस्तिष्क विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें ना, तो जब इंसान दुख में होता है या गहरे अकेलेपन में होता है, तो उसका दिमाग बहुत जटिल सूचनाओं या भारी शब्दों को प्रोसेस करने की स्थिति में नहीं होता। ये तो बहुत तार्किक बात है। दुख में इंसान की सोचने समझने की क्षमता वैसे भी थोड़ी धीमी हो जाती है, दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे समय में जब कोई विचार एक सरल, लयबद्ध और संगीतमय रूप में आता है, तो वो दिमाग के तार्किक हिस्से को पार करते हुए सीधे हमारे अवचेतन तक पहुंच जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लय इंसान की अपनी सांसों, उसकी अपनी धड़कन के साथ तालमेल बिठा लेती है। बच्चन जी ने जानबूझकर बोलचाल की सरल हिंदी का प्रयोग किया ताकि पाठक को कविता का अर्थ निकालने में मेहनत न करनी पड़े, बल्कि वो सिर्फ उस कविता को महसूस कर सके। एकदम सही। कठिन शब्दों के बिना इतनी गहरी बात कहना किसी भी लेखक की सबसे बड़ी कला होती है। इसे शायद सहजता की जटिलता कहा जा सकता है। किसी भी विचार को भारी भरकम शब्दों में लपेटकर पेश करना शायद आसान है, लेकिन उसे इस तरह से छीलकर प्रस्तुत करना कि एक आम इंसान भी उसमें अपनी जिंदगी देख सके, ये केवल एक महान कवि ही कर सकता है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि ये किताब आम लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई। और यही वजह है कि समीक्षक ने एक बहुत ही रोचक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जो लोग मधुशाला जैसी कृतियों को पसंद करते हैं, उनके लिए निशान मंत्रण एक बेहतरीन विकल्प है। हाँ, समीक्षा में इसका जिक्र था। हालांकि मुझे लगा कि दोनों का मिजाज थोड़ा अलग है। मिजाज अलग लग सकता है, लेकिन उनकी आत्मा एक ही धागे से बंधी है। हाँ, मधुशाला तो अपनी लय, अपनी संगीतात्मकता और जीवन के गहरे दर्शन को सरल शब्दों में पिरोने के लिए पूरे विश्व स्तर पर जानी जाती है। बिल्कुल। मधुशाला और निशान मंत्रण
दोनों में ही प्रतीकों का बहुत ही जादुई और शक्तिशाली उपयोग हुआ है। दोनों में एक मेटाफर है जो पूरी किताब को चलाता है। हाँ, जहाँ मधुशाला में मदिरा, प्याला और साकी जीवन की क्षण भंगुरता, उसकी मस्ती और उसकी नश्वरता के प्रतीक हैं। वहीं निशान निमंत्रण में निशा यानी रात इंसान के एकांत, उसकी आंतरिक दुनिया और उसकी आत्मा की गहराइयों का प्रतीक है। वाह! दोनों ही किताबें इंसान को उसके अस्तित्व के सत्य से मिलाती हैं, एक महफिल के जरिए तो दूसरी एकांत के जरिए। ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। महफिल और एकांत, जीवन के दो सबसे बड़े सत्य। और दोनों में वो जादुई लय है जो कविताओं को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने का अनुभव बना देती है। ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है। जब शब्द इतने सरल होते हैं और उनमें एक प्राकृतिक लय होती है तो वो सीधे आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। आपको उन्हें डिकोड नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। और समीक्षा भी यही स्पष्ट करती है कि अगर किसी को भावनात्मक और गहराई वाली कविताएं पसंद हैं, अगर कोई जीवन के अकेलेपन और उसकी नग्न सच्चाई को समझना चाहता है, तो ये किताब एक अनिवार्य पाठ है, मस्ट रीड है। और यही बात इस काव्य संग्रह को साहित्य के कठोर आलोचकों और आम पाठकों दोनों के बीच समान रूप से आदरणीय बनाती है। मतलब क्रिटिक्स भी पसंद करते हैं और आम लोग भी। हाँ, ये किसी एक बौद्धिक वर्ग तक सीमित नहीं है। दर्द, अकेलापन, संघर्ष और अंततः एक उम्मीद की किरण, ये ऐसी भावनाएं हैं जो हर इंसान महसूस करता है, चाहे उसकी उम्र, पेशा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बिल्कुल। जब कोई आम व्यक्ति से पढ़ता है ना, तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसके ही मन की उलझनों को कागज पर उतार दिया हो। तो इस विस्तृत विश्लेषण के जरिए हमने काफी कुछ खंगाला। हमने ये देखा कि कैसे रात की वो पारंपरिक छवि एक डरावना और खत्म कर देने वाला अंधेरा बदलकर एक हमराज और भरोसेमंद दोस्त की छवि में ढल जाती है। हाँ, एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। हमने ये भी समझा कि कैसे अकेलेपन और तड़प की भावनाएं जब एक लयबद्ध रूप में सामने आती हैं तो वो केवल दुख नहीं देती बल्कि कैथार्सिस देती हैं। बिल्कुल, एक भावनात्मक शुद्धि के जरिए हमें खुद से जोड़कर एक नई आशा की किरण दिखाती हैं। और ये सब कुछ एक ऐसी सरल संगीतमय भाषा में रचा गया है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हुए समीक्षक के अंतिम निष्कर्ष की ओर ध्यान दें, तो उन्होंने बहुत ही सटीक और कम शब्दों में इस पूरी रचना का सार प्रस्तुत किया है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि निशान निमंत्रण सिर्फ एक काव्य संग्रह भर नहीं है, ये भावनाओं की एक सघन यात्रा है। ये एक ऐसा सफर है जो बाहर की दुनिया के शोरगुल से शुरू होकर इंसान के भीतर की सबसे शांत गहराइयों तक जाता है। हाँ, और वो पंक्ति जो इस समीक्षा के निष्कर्ष में लिखी है ना, वो मेरे मन में घर कर गई है। कौन सी पंक्ति? ये किताब हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी एक अलग तरह की रोशनी होती है जो हमें खुद से मिलवाती है। बहुत ही सुंदर विचार है ये वाकई बहुत गहरी बात है। अंधेरे में बाहर की रोशनी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि ये समझना है कि वो अंधेरा ही वो रोशनी है जो बाहर के तमाम छलाओं और दिखावों को मिटाकर हमें हमारा असली रूप दिखा रही है। ये अपने अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है और यही कारण है कि समीक्षक ने इस पुस्तक को 4.5 की एक बहुत ही शानदार रेटिंग दी है, 5 में से 4.5। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। ये रेटिंग सिर्फ शब्दों की बुनावट, व्याकरण या छंदों के लिए नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए है जो एक किताब पाठक के मन पर छोड़ती है। जो असर वो दिमाग पे करती है। हाँ, ये उस गुणवत्ता को प्रमाणित करती है जो दशकों गुजर जाने के बाद भी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये एक तरह का सर्वाइवल गाइड है उन लोगों के लिए जो अंधेरे से डरते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी किताब जो इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों को उसी गहराई से छू रही है और उनके अकेलेपन में एक साथी बन रही है। वो निश्चित रूप से इस शानदार रेटिंग की हकदार है, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसे जैसे हम आज की इस गहन चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, इस पूरे विश्लेषण और रात को लेकर बदले हुए इस नजरिए ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल पैदा कर दिया है। वो क्या? देखिए, हमने इस पूरी चर्चा में ये तो मान लिया कि रात यानी वो गहरा अंधेरा और एकांत ही वो समय है जब हम अपने असली भावों से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब रात एक श्रोता बनती है तो हम अपने सारे सामाजिक मुखौटे उतार देते हैं, अपनी सारी बनावट छोड़ देते हैं और अपने सच्चे स्वरूप का सामना करते हैं। रात हमें वो होने देती है जो हम असल में है। सही बात है। लेकिन अगर ये सच है,
अगर रात ही हमारी असली पहचान है, तो फिर दिन के उजाले में हम जो ये पूरा जीवन जीते हैं वो क्या है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इंसान के दोहरे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल। क्या दिन की वो सारी भागदौड़, दफ्तर की वे सारी औपचारिक मुस्कुराहटें, वो सारा सामाजिक ढांचा जिसमें हम खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं, क्या वो सब केवल एक बड़ा सा मुखौटा है? एक दिखावा। हाँ, क्या हम असल में सिर्फ वही हैं जो हम रात के उस गहरे एकांत में होते हैं, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता और सिर्फ हम अपनी आत्मा के साथ होते हैं? उजाला हमें पूरी दुनिया से तो मिलाता है, लेकिन क्या वो उजाला ही हमें खुद से दूर कर देता है? ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है। क्या हम केवल रात के अंधेरे में ही सचमुच जीवित होते हैं और दिन भर सिर्फ जीवन का अभिनय करते हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो शायद हर विचारशील इंसान के भीतर मौजूद है। दिन का यथार्थ और रात का सत्य, दोनों के बीच का ये संघर्षी जीवन है। बिल्कुल। और इसी गहरे आत्ममंथन करने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब सूर्य अस्त हो और रात का अंधेरा छाए, तो शायद हम सब उस निशा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। हाँ, एक डरावने अंधेरे या दिन के अंत के रूप में नहीं, बल्कि खुद से मिलने का एक खूबसूरत निमंत्रण के रूप में। सोचने के लिए बहुत कुछ है। आत्मचिंतन करते रहिए।